नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर एक बहुत गंभीर मुद्दा मैं आपके सामने डिस्कस करने के लिए आया हूं, क्योंकि अभी रिसेंटली जुडिशरी की डिग्निटी को लेके और किसी व्यक्ति के द्वारा जुडिशरी की डिग्निटी को कमेंट करने को लेके यहां पे एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि क्या फैक्ट्स हैं और एक्चुअल में पार्टीज ने अपने अपने पक्ष क्या रखे हैं, कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन अपना दिया है और अब अगला कदम क्या होने वाला है। तो इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी एक एजुकेशन के पर्पस के लिए भी और एक पब्लिक अवेयरनेस के तौर पे भी और एक जुडिशरी की डिग्निटी को लेकर भी आपको पता होना चाहिए। तो इस पूरी की पूरी वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट जो जज साहब के द्वारा अपना ऑर्डर शीट यानी कि ऑर्डर करा गया है, जो लास्ट अभी हियरिंग हुई थी, तो उसके बेसिस पे मैं आपको कंप्लीट फैक्ट्स बताने वाला हूं। तो पूरी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा और आपके क्या अपने विचार रहेंगे इस पूरी वीडियो के माध्यम से पूरे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को और कोर्ट के अपने ओपिनियन को, कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन लिया गया है, आपका क्या मानना है कि कौन सही है कौन गलत है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा। हम पूरी वीडियो को अब शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, यहां पे एक वकील साहब हैं, जूनियर एडवोकेट है कमलेश मंडोलिया, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर अपना प्रैक्टिस करते हैं। तो उनके द्वारा एक वीडियो अपनी यूट्यूब पे देखी गई, जहां पे एक बहुत बड़े अपने टीचर और एक बहुत बड़े कोचिंग के अपने टीचर के द्वारा एक अपनी लेक्चर दिया जा रहा था, जैसे क्लास के अंदर पढ़ाया जाता है। तो उस लेक्चर के दौरान उन टीचर के द्वारा कुछ ऐसे शब्द या ऐसी स्टेटमेंट बोली गई है जिनमें कमलेश मंडोलिया नाम के जो ये वकील हैं, इनको लगता है कि यहां पे जो उन टीचर के द्वारा वो जो अपने शब्दों का इस्तेमाल करा है उस टीचर ने, उन स्टेटमेंट का जो इस्तेमाल करा है उन टीचर ने, वो अपने आप में अभद्र है और जुडिशरी की डिग्निटी के ऊपर यहां पे एक तरह से गलत रिमार्क पैदा करते हैं। तो इसीलिए उनके द्वारा, कमलेश मंडोलिया के द्वारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर अपना कंप्लेंट दर्ज करी गई। और जो पर्टिकुलर टीचर की मैं बात कर रहा हूं, आप लोग सभी लोग जानते होंगे, बहुत बड़े अपने कोचिंग सेंटर के वो अपने आप में एक दिग्गज अपने टीचर हैं और बहुत सारे जो बच्चे हैं उनकी कोचिंग से पास आउट होकर अपना आईएएस भी बन चुके हैं। बट ये सारी बातों को साइड रखते हुए अभी हम मुद्दे की बात करते हैं। एक आम इंसान के द्वारा हम देखते हैं, क्योंकि जुडिशरी के आगे सभी लोगों को एक तरह से एक समान देखा जाएगा। भैया बहुत बड़े टीचर हो तो कोई बात नहीं, आप जुडिशरी की नजर में, जज साहब की नजर में, कोर्ट की नजर में, कानून की नजर में एक समान देखे जाओगे। तो ऐसे केस में कमलेश मंडोलिया के द्वारा एक विकास दिव्याकृति नाम के एक शख्स है, जो जिनकी मैं बात कर रहा हूं, जो टीचर है बहुत बड़े और वो आईएएस के बच्चों को पढ़ाते भी हैं। तो वो अपने यूट्यूब वीडियो पे लेक्चर दे रहे थे कि भाई एक्चुअल में जजेस पावरफुल ज्यादा होते हैं या आईएएस ऑफिसर एक ज्यादा पावरफुल होता है, कौन होता है पावरफुल। तो उसके बारे में वो अपना लेक्चर दे रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे। तो उनके द्वारा बोला गया कि अरे यार, जज साहब जो है ना वो अपने आप में कम पावरफुल होते हैं, आईएएस ऑफिसर ज्यादा पावरफुल होते हैं। ऐसा डायरेक्टली नहीं बोला, इनडायरेक्टली बोला गया। और ये बात कमलेश मंडोलिया के द्वारा अपनी कंप्लेंट के अंदर भी बोली गई है, ये कोई मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा, ठीक है। तो उनके द्वारा ये बात बोली गई कि यहाँ पे जो है तो फिर कमलेश मंडोलिया को लगा यार ये तो बहुत गलत बात बोली है उन्होंने। ऐसे कोई व्यक्ति कैसे कंपैरिजन कर सकता है कि नहीं नहीं ये व्यक्ति पावरफुल है, नहीं नहीं ये व्यक्ति पावरफुल है, नहीं ये कम पावरफुल है, ये ज्यादा पावरफुल है। यार ऐसे तो एक तरह से जो बच्चे होंगे, जो पढ़ रहे होंगे, तो उनके दिमाग में तो एक बात फिक्स कर दी जाएगी कि अपने मन में एक फिक्स कर दी जाएगी, यार हमारे इतने बड़े टीचर ने बोली है ना ये बात, तो सही बोली होगी। उनके द्वारा तो यार गलती कर ही नहीं जा सकती है, वो तो गलत कभी बोलेंगे ही नहीं। ऐसा बच्चों के मन में एक धारणा पैदा होगी नहीं होगी? बिल्कुल पैदा होगी यार, कि एक बहुत बड़ा टीचर जो इतने बच्चों को पढ़ा चुका है, इतने आईएएस ऑफिसर्स उनसे पढ़ के बन चुके हैं, तो बच्चों के मन में तो एक एक्सपेक्टेशन यही होगी ना कि हमारे टीचर ने तो भाई यही सिखाया है कि वो एक्स नाम का व्यक्ति ज्यादा पावरफुल है, वाई नाम का व्यक्ति कम पावरफुल है, तो हमारे टीचर ने बताया है तो वो सही बताया होगा, ऐसी धारणा पैदा होगी। तो ऐसे ही कमलेश मंडोलिया को भी यही बात लगी, उन्होंने बोला कि यार ये गलत बात बोली है, जुडिशरी के ऊपर इंसल्ट वाली बात करी गई है, जुडिशरी को इंसल्ट करा गया है, उनकी डिग्निटी को इंसल्ट करा गया है। तो इसीलिए एट द एंड कमलेश जो मंडोलिया हैं, जो वकील हैं, इनके द्वारा बोला गया कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं, ठीक है, वो एक तरह से कम पावरफुल होते हैं, ठीक है, और जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं, जो एसपी हैं, वो ज्यादा पावरफुल हैं। तो उन्होंने आर्ग्यू ये करा कमलेश ने अपनी कंप्लेंट में, जज साहब को ये बात बताते हुए, फिर उन्होंने बोला कि भाई देखो जो टीचर है ना विकास दिव्याकृति, इनके द्वारा इनएप्रोप्रिएट का लैंग्वेज भी इस्तेमाल करा गया है कि ईटिंग गोलगा पास टुगेदर वगैरह वगैरह, बहुत सारी ऐसी बातें बोली गई हैं। और ये जो वीडियो है ये सोशल मीडिया पे भी अपलोड करी है, अपने बच्चों को भी पढ़ा रहे थे लेक्चर के दौरान, प्लस सोशल मीडिया पे भी अपलोड करी है। तो जो बच्चा अपना सोशल मीडिया पे भी देख रहा होगा वो भी इन्फ्लुएंस होगा इस बात से, और जो बच्चे लेक्चर ले रहे थे ऑफलाइन वो भी इन्फ्लुएंस होंगे वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ऐसे केस में यहाँ पे अब धाराएं कौन कौन सी लगती है, तो आप कॉमन सेंस से बताओ। अगर हम नए कानून के हिसाब से बात करें, भारतीय न्याय संहिता 2023 जो 1 जुलाई 2024 को हमारे देश में लागू हुआ है, तो उसके हिसाब से
पहला तो यहां पे बनता है, एक धारा हमारी बनती है सेक्शन नंबर 353 क्लॉज 2। अभी मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप कोई ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हो, ऐसी स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हो जिससे जो जनता है उसको नुकसान होगा, एनी स्टेटमेंट मेड टू मिस्टीफ द पब्लिक, टू मेड पब्लिक मिस्टीफ, तो वो भी अपने आप में सेक्शन नंबर 353 की क्लॉज 2 की, मतलब हालांकि पूरा सेक्शन ही इसके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपकी स्टेटमेंट से जनता का नुकसान अगर हो रहा है ना, तो उसको हम एज पर सेक्शन 353 का अपराध मानेंगे। बट ये सोशल मीडिया वाला स्टेटमेंट इस्तेमाल करिए तो यहां पे इसलिए क्लॉज 2 लगता है। इसकी भी मैं आपको पनिशमेंट क्या होती है क्या नहीं होती है वो भी बता दूंगा। और एक अब बनता है यार, आप किसी की इंसल्ट कर रहे हो, एक तरह से बदनाम कर रहे हो, डिग्निटी के ऊपर क्वेश्चन रेज कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है इसका तो डिफेमेशन का तो यहाँ पे अपराध बनेगा ही बनेगा। तो सेक्शन नंबर 356 क्लॉज 2 एंड 3 दोनों यहाँ पे क्लॉजेस लगा दिए हैं। अब सोशल मीडिया का यहाँ पे इस्तेमाल करा गया है, इंटरनेट का इस्तेमाल करा गया है, वीडियो सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डाली गई है, तो आईटी एक्ट कैसे पीछे रहेगा भाई। तो इसीलिए सेक्शन नंबर 66 कैपिटल ए भी यहाँ पे ऐड कर दिया। तो कमलेश मंडोलिया जो कि वकील हैं, उन्होंने विकास दिव्यकृति के ऊपर यहाँ पे 3 धाराएं कंप्लेंट के फॉर्म में यहाँ पे मैजिस्ट्रेट के आगे कंप्लेंट दर्ज करी गई है। अब आपको एक छोटी सी मैं बात बता देता हूं, शायद ये आपको पता होगी तो बहुत बढ़िया, नहीं पता होगी तो और भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि अभी पता लग जाएगी। एक ना, ये तो हमारा सब्सटेंटिव लॉ है कि अगर मैं ऐसा करता हूं या मैं ऐसी स्टेटमेंट बोलता हूं या मैं ऐसे सोशल मीडिया पे ऐसी कोई स्टेटमेंट बोलते हुए अपलोड करता हूं तो मेरे ऊपर ये धाराएं लग सकती हैं। ये तो हमें समझ में आ गया। अब इसका प्रोसीजरल पर्सपेक्टिव हम समझ लेते हैं एज एन एडवोकेट के तौर पे। तो यहां पे ना आपको अगर कंप्लेंट दायर करनी होती है, जैसे इन वकील साहब ने डायरेक्ट कंप्लेंट दायर करी है मजिस्ट्रेट के आगे, तो ये अब नए कानून के हिसाब से सेक्शन नंबर 223 आता है, 223 बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये अपने आप में प्रोसीजर लॉ है। तो ये भी अपने आप में 1 जुलाई 2023 को ही लागू करा गया था पूरे देश भर में। तो इसके अंदर ये वाली धारा है, इसके अंदर साफ एक बात लिखी हुई है। अब नया एक ना, ये पहले नहीं था, अब ये जोड़ा गया है। पहले ये वाले जो ये सेक्शन है ना, इसके अंदर जो मैं आपको बात बताने वाला हूं, ये नई बात जोड़ी गई है। 1 जुलाई 2024 से ये नई बात लागू हुई है। तो यहां पे लिखा हुआ है कि भाई अगर आप मैजिस्ट्रेट के आगे अगर कोई भी व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेंट दायर करते हो अंडर सेक्शन 223 के तहत, तो उसमें एक प्रोसीजर का आपको पालन करना पड़ेगा, जो हमें पहले नहीं करना पड़ता था। 1 जुलाई 2024 से पहले नहीं करना पड़ता था, अब करना पड़ता है। कि आपको क्या करना पड़ेगा कि जब आप कंप्लेंट दायर कर दोगे तो यूं ही चुटकियों में आपकी कंप्लेंट मैजिस्ट्रेट साहब जो है एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे। तो मैजिस्ट्रेट साहब को भी एक चीज का कंप्लायंस करना पड़ेगा कि मान लेते हैं अब यहाँ पे कमलेश ने तो मैजिस्ट्रेट जज साहब के सामने कोर्ट में कंप्लेंट दायर कर दी, तो कोर्ट कमलेश की बातों को अपना एग्जामिन करते हुए कंप्लेंट को एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ हाँ ठीक है वकील साहब आपकी कंप्लेंट हम एक्सेप्ट करते हैं, बुलाओ एक्यूज को, ऐसे कर लेंगे? नहीं। तो यहां पे अब 223 में बोला हुआ है कि आपको पहले दिव्यकृति जो अपने विकास सर हैं, ठीक है, विकास सर हैं, इनको कोर्ट में पहले बुलाओ, इनको भी सुनने का मौका दिया जाएगा। तो इनको भी सुनेंगे, उसके बाद दोनों पार्टीज को सुनने के बाद जज साहब अपना दिमाग लगाएंगे, यानी कि जुडिशियल माइंड अप्लाई करेंगे कि एक्चुअल में यहां पे कंप्लेंट के आधार पे यानी कि 353 का मामला बनता है, 356 का मामला बनता है और सेक्शन 66 कैपिटल ए का मामला बनता है क्या, ठीक है। तो यहां पे फिर कंप्लेंट एक बार फाइल कर दोगे तो जज साहब जो है एक्यूज को नोटिस भेजते हैं। नोटिस इन द सेंस सम्मन भेजते कि आ जाओ, कि भाई कंप्लेनेंट आप भी आ जाओ और एक्यूज आप भी आ जाओ। तो कंप्लेनेंट अपनी बातें बताएगा और एक्यूज अपनी बातें बताएगा। तो दोनों बातों को सुनने के बाद जज साहब अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करेंगे, मामला बनता है नहीं बनता। तो अगर जज साहब को लगता है बनता है, चलो जी, फिर सीधा अपना मामला जो है चार्ज पे चले जाता है, ठीक है। एग्जामिन भी करा जाता है पार्टीज को, बट मैं आपको एक लेमन मतलब एक सिंपल भाषा में आपको बता रहा हूं, पूरा कोर्ट का प्रोसीजर ना बताते हुए एक सिंपल भाषा में बता रहा हूं। फिर चार्ज फ्रेम करे जाते हैं, चार्ज फ्रेम करने के बाद में फिर अपने आप में ट्रायल शुरू हो जाता है, ट्रायल शुरू हो जाता है, ठीक है जी। चलो अभी मुद्दे पे आते हैं। ये बेसिक बातें समझ में आ गई कि अभी तो कमलेश भाई ने हमारे यहाँ पे वकील साहब है ना, तो इसलिए मैं भाई वर्ड यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो कमलेश है, तो ये अपने आप में कोर्ट के अंदर अभी मामला कंप्लेंट फाइल करी है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, तो यहाँ पे हम थोड़ी सी धाराओं के बारे में भी समझ लेते हैं कि सर आपने धाराएं तो बता दी कि भाई अगर पब्लिक का नुकसान करा जाता है मेरी स्टेटमेंट बोलने की वजह से, तो भैया 353 के क्लॉज 2 के तहत एक धारा लग जाएगी यार, ठीक है। तो इसमें पनिशमेंट मुझे यही बातें लिखी हुई है जो मैंने आपको बताई है ना, ह्यूमर फैलाना, ऐसी झूठी बातें बताना, ठीक है, बिना फैक्ट्स के आधार पे कुछ भी बोल देना, या ऐसे डरावनी बातें बोलना जिससे सामने वाले पूरी जनता डर जाए, ठीक है। तो यही सब बातें लिखी हुई है। देखो झूठी खबरें आप जो बोल रहे हो, र्यूमर्स फैला रहे हो, अलार्मिंग न्यूज दे रहे हो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, तो ये आपके ऊपर धारा लगती है। तो कितनी सजाएं पे? 3 साल होगी। हाँ देखो 3 साल या फिर फाइन या फिर बोथ,
ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब मैंने दूसरा क्या कहा, डिफेमेशन। तो डिफेमेशन में भी 2 धारे लगाई है, पूरा डिफेमेशन तो पढ़ाने बैठूंगा नहीं मैं, ठीक है। क्लॉज 2 और क्लॉज 3 बताऊंगा जो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के आधार पे जो लगाई गई है। इसमें बोला है कि अगर कोई व्यक्ति, हुएवर का मतलब लड़का, लड़की या ट्रांसजेंडर, तीनों लोग आएंगे यहाँ पे, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर तीनों लोग आएंगे हुएवर के अंदर। तो इनमें से कोई भी लोग अगर कोई भी डिफेम करता है किसी अनदर व्यक्ति को, यानी कि एक्स नाम का व्यक्ति अगर वाई के बारे में उल्टा सीधा बोलता है, तो वाई जो है एकदम डिफेमेशन का केस एक्स के ऊपर दर्ज करा सकता है, ठीक है। तो कितनी सजा मिलेगी भैया, 2 साल और फाइन और बोथ और कम्युनिटी सर्विस। ये नई नाम की सजा जोड़ी गई है जो पहले नहीं हुआ करती थी। कम्युनिटी सर्विस का मतलब क्या होता है कि आपको समाज सेवा करनी है और उसके बदले में आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा। झाड़ू पोछा करो, टॉयलेट साफ करो, गरीबों को खाना बांटो, कुछ भी हो सकती है। कम्युनिटी सर्विस कुछ भी हो सकती है कि अगर आप जो कोर्ट अगर ऑर्डर कर दे कि आप जो है 10 टॉयलेट साफ करोगे, बदले में आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा, तो इसको क्या बोला जाएगा, कम्युनिटी सर्विस, ठीक है। तो ये कम शब्दों में आपको बता रहा हूं, कम्युनिटी सर्विस मतलब एक तरह से समाज सेवा आपको करनी है, ताकि आपको पता लगे कि एक तरह से ह्यूमैनिटी किसे कहते हैं, ठीक है। तो आई होप ये इसीलिए कम्युनिटी सर्विस अपनी नए कानून के तहत जोड़ी गई है, जो पहले नहीं हुआ करती थी, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं। और क्या बोला है कि अगर कोई प्रिंट करता है, मतलब छपाई करता है या एनग्रेव करता है कोई भी मैटर को, जानता है ये बात कि भाई जो मैं बोल रहा हूं वो गलत है, डिफेमेटरी है, जो ये बात जानता है फिर भी बोले जा रहे हो, तो उस केस में भी आपके ऊपर पनिशमेंट लगाई जाएगी, 2 साल और फाइन और वही ऊपर वाली है, ठीक है। तो डिफेमेशन में 2 धारे लगाई हैं। और सर एक और सेक्शन लगाया गया है 66 कैपिटल ए, ठीक है, 66 कैपिटल ए। इसमें भी ये बात लिखी हुई है कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए ऐसे ऑफेंसिव बातें बोल रहे हो यार, ऐसे ऑफेंसिव बातें बोल रहे हो सोशल मीडिया के ऊपर, तो ये भी धारा लगाई है सेक्शन 66 कैपिटल ए ऑफ आईटी एक्ट 2000 के तहत। तो यहाँ पे भी यही बात लिखी हुई है जो हमने ऊपर पढ़े हैं। हम सजा को एक बार ही देख लेते हैं, कितने सजा है, 3 साल एंड फाइन, ठीक है। तो अभी मोटी मोटी यही बात समझ में आई है, 3 साल और फाइन और बोथ। डिफेमेशन में 2 साल और फाइन और बोथ, और क्लॉज 3 में 2 साल और फाइन और बोथ। आईटी एक्ट के लिए 3 साल एंड फाइन है, ठीक है, यानी जेल तो जाओगे जाओगे, कंफर्म है। चलो जी, अब कमलेश ने अपने फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस यहाँ पे बोल दिए। तो आखिर में कमलेश ने अपना ये भी बोला था कि मुझे भी ना पर्सनल लेवल पे ह्यूमिलेशन फील हुआ है कि बताओ यार, हमारे जजेस को ऐसा बोला जा रहा है, तो जैसा मुझे बहुत ह्यूमिलेशन हुआ है वीडियो को देखने के बाद, तो मैंने इसीलिए कंप्लेंट दायर कर दी, और इन धाराओं के तहत जो पर्टिकुलर एक्यूज पर्सन है उसको यहाँ पे आप लाइबल ठहराइए। चलो जी, अब इसके बाद क्या हुआ यार, अब मैंने क्या बोला था, अब एक्यूज को फिर कंप्लेंट अपनी दायर हो गई थी, फिर जज साहब ने एक्यूज को नोटिस भेज दिया कि एक्यूज को भी बुला लो यार अपने पास। तब हम सोचेंगे कि अब कंप्लेंट के आधार पे हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए कंप्लेंट या डिसमिस करनी चाहिए। चलो, तो एक्यूज को नोटिस भेज दिया था पहली हियरिंग पे। जब सेकंड हियरिंग हुई तो जो विकास दिव्याकृति थे वो अपना कोर्ट में पेश नहीं हुए, उनके बिहाफ पे उनके वकील साहब पेश हुए। तो उनके वकील साहब ने ये 5 पॉइंट्स अपने रखे, अपने डिफेंस में ये 5 पॉइंट्स बोले। 5 पॉइंट्स क्या बोले ये भी बहुत समझना जरूरी है। इन्होंने बोला भाई देखो, पहली बात, जज साहब जो ये वीडियो की बात कर रहे हैं ना, जो अपने आप में कंप्लेनेंट है, जो ये वीडियो की बात कर रहे हैं, पहली बात तो वो वीडियो मेरी है ही नहीं। मतलब वीडियो मेरी है ही नहीं का मतलब, जज साहब मैंने तो खुद ने अपलोड तो करी नहीं है, ठीक है, ना ही मेरा यूट्यूब चैनल है, ना ही मैंने ऑथराइज करा था, भैया मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं है। रिकॉर्ड करी किसी ने मेरी वीडियो और यूट्यूब पे डाल दिया, ठीक है। तो पहले तो डिफेंस उन्होंने ये लिया। दूसरा इन्होंने डिफेंस क्या लिया, जज साहब यहाँ पे कोई डिफेमेशन की धारा, वकील साहब ने डिफेमेशन की जो धारा लगाई है सेक्शन 356 क्लॉज 2 क्लॉज 3 वाली, डिफेमेशन का तो मामला बनता ही नहीं है। क्यों नहीं बनता है? इनके द्वारा इन्होंने बोला है कि जो वीडियो कमलेश के द्वारा मेंशन करी गई है, तो उसके अंदर डिफेमेशन का मतलब क्या होता है, डिफेमेशन कब होता है कि अगर एक्स नाम का व्यक्ति वाई को अगर गाली देता है, उल्टा सीधा बोलता है, ठीक है, या उसके डिग्निटी के ऊपर वाई को, मतलब एक्स जो है वाई के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलता है, तो वाई जो है जाके एक्स के ऊपर अपना डिफेमेशन का केस दर्ज कराएगा। तो एक्स नाम का व्यक्ति हमें पता है कौन है, वाई नाम का व्यक्ति हमें पता है कौन है, तो दोनों के बारे में हमें पता है कौन व्यक्ति किसके बारे में बात कर रहा है। तो यहां पे इनके द्वारा ये डिफेंस रखा गया विकास दिव्याकृति के वकील के द्वारा, क्योंकि एक्चुअल में जो एक्यूज पर्सन थे वो इन पर्सन अपीयर नहीं हुए, तो अपने अभी वकील के द्वारा भी आप अपीयर हो सकते हो, कोई मैंडेटरी नहीं होता, बट अगर अनलेस एंड अनटिल कोर्ट अगर ऑर्डर ना करे तो यहाँ पे इनके द्वारा ये बोला गया कि 356 डिफेमेशन का अपराध यहाँ पे नहीं बनता है। ये एक जनरल स्टेटमेंट के द्वारा बात करी जा रही थी, यहाँ पे किसी स्पेसिफिक पर्सन को टारगेट नहीं करा, और ऊपर से कंप्लेनेंट कौन है, कमलेश मंडोलिया, और कमलेश मंडोलिया के बारे में तो कोई बात कर ही नहीं है भाई, कोई बात कर ही नहीं है, तो वो तो अपने आप में एग्रीव्ड पर्सन है ही नहीं, इनकी ये बात जायज है, ठीक है जी। तो इसलिए इन्होंने बोला कि ये बात गलत बोली है भाई, डिफेमेशन का अपराध बनता ही है। और दूसरी बात, मैंने ये एक्यूज के द्वारा बोला गया कि भाई अगर मैंने कोई गलत स्टेटमेंट बोली भी है ना यार, मैंने तो एक जनरल स्टेटमेंट बोली है, मैंने किसी व्यक्ति को टारगेट नहीं करा, किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी को टारगेट नहीं करा, किसी स्पेसिफिक पर्सन को टारगेट नहीं करा,
मैंने तो एक जनरल स्टेटमेंट बोली है, और जनरल स्टेटमेंट अपने आप में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1A के अंदर प्रोटेक्टेड है। तो ये इनका डिफेंस रखा गया, ठीक है। और बोला कि भाई देखो, मैंने तो जो एक एजुकेशनल पर्पस के डिस्कशन के तौर पे एक जनरल, मैंने गुड फेथ में बोला है यार, मेरे मन में किसी के लिए खटास थोड़ी ना है, मैंने तो बस गुड फेथ में बोला था, ऐसा इनके द्वारा बोला गया, ठीक है जी। ये एक डिफेंस रखा गया। और लोकस स्टैंडी की तो बात मैंने आपको बताई दी है कि लोकस स्टैंडी का मतलब क्या होता है कि भाई आपने अगर मुझे बोला है ना गलत, तो मैं दुखी होऊंगा, तो यार मैं ही तो कोर्ट में जाऊंगा केस दायर करने, दुखी मैं हुआ हूं, और केस डालने के मेरा पड़ोसी जा रहा है, तो जज साहब भगा देंगे एकदम। जज साहब बोलेंगे पड़ोसी भाई आप दुखी हो या आयुष दुखी है, जज साहब आयुष दुखी है, तो जज साहब बोलेंगे भैया आयुष को आने दो ना यार कंप्लेंट डालने के लिए, तुम क्यों आ रहे हो उसके बदौलत। तो इसीलिए यहां पे लोकस स्टैंडी का मतलब ये होता है कि जो दुखी है वही कोर्ट में आए केस डालने के लिए, और कोई व्यक्ति ना आए, ठीक है। तो यहां पे इनके द्वारा डिफेंस में बोला गया कि भाई कमलेश मंडोलिया तो दुखी है ही नहीं, हमने उसको तो कुछ बोला ही नहीं है, तो लोकस स्टैंडी तो अपने आप में उसकी बनती ही नहीं है, तो इसके बिना पे तो केस अपने आप में कमलेश के द्वारा केस दर्ज किया ही नहीं जाना चाहिए, एक ये पॉइंट रेज करा गया। और यहां पे अपने दो जजमेंट एक्यूज के वकील के द्वारा ये सुप्रीम कोर्ट के रेज करे गए, सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, खुशबू वर्सेस कनम्बल। ये दो जजमेंट में बोला गया था कि भाई अगर आप कोई भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन का क्रिटिसिज्म अगर करते हो, पब्लिक इंस्टीट्यूशन का अगर आप क्रिटिसिज्म करते हो, ठीक है, तो वो अपने आप में डिफेमेशन की श्रेणी में नहीं आता है अगर आप कोई स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात नहीं कर रहे। अगर हम बोलते हैं कि एक्स नाम का डिपार्टमेंट गलत है, तो क्या डिफेमेशन होगा? इस जजमेंट के बिना पे या इस लाइन के बिना पे नहीं। अगर मैं बोलूं उस डिपार्टमेंट का एक्स नाम का व्यक्ति भैया बहुत गलत व्यक्ति है, बहुत झूठा व्यक्ति है, बहुत ऐसा व्यक्ति है, वैसा व्यक्ति है, तो मैं उस डिपार्टमेंट के एक्स व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं, हाँ है ना, तो ये डिफेमेशन। समझ में आ रही मेरी बात? तो जब तक आप किसी स्पेसिफिक बंदे को टारगेट करते हुए कुछ नहीं बोल रहे हो और कोई पब्लिक इंस्टीट्यूशन का क्रिटिसिज्म कर रहे हो, तो ये डिफेमेशन की श्रेणी में नहीं आता। ये दो जजमेंट में बोला गया। तो इनके द्वारा ये अपने 6 तरह के डिफेंस पेश करे गए। तो आपका क्या मानना है ये डिफेंस को सुनने के बाद, थोड़ा सा मुझे बताइए। अब दोनों ने, जज साहब ने दोनों पक्षों की बातें सुन ली, कंप्लेनेंट की भी, कमलेश की भी बात सुन ली, विकास दिव्यकृति के वकील की भी बात सुन ली, दोनों पक्षों की बात सुन ली। अब एक्चुअल में जज साहब ने माना कि यार नहीं, गलत है। जज साहब ने बोला कि नहीं, विकास दिव्यकृति जी आपने गलत तो बोला यार, आपने गलत तो बोला है, क्योंकि जज साहब ने भी वीडियो का एग्जामिन करा था ना। तो जज साहब ने वीडियो का एग्जामिन करने के बाद ये अपना क्लियर बोला कि दिव्यकृति जी आपने गलत तो बोला यार, ये बात को हम मानते हैं। तो अगली हेयरिंग पे ना आ जाना, जरा अगली हेयरिंग पे आ जाना भैया, कोर्ट में अपीयर हो जाना। तो ये अपने आप में कोर्ट ने बोला कि आप कोर्ट में आइए, हम आपके खिलाफ चार्जेस लगाएंगे, चार्ज फेस करने के लिए कोर्ट में आ जाना भाई, आ जाना। सेक्शन नंबर 353, 356, 666 कैपिटल ए, ठीक है जी, आपके ऊपर हम चार्ज लगाएंगे। क्योंकि जज साहब ने भी प्राइमा फेसी ये माना कि डिफेमेशन का केस तो मामला तो बनता है, क्योंकि जुडिशरी की रेपुटेशन को हार्म करने के लिए ये स्टेटमेंट तो पूरी प्राइमा फेसाई हमें क्लियर रूप से नजर आ रही है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, बस यही बात थी और कुछ था ही नहीं। ठीक है, और मैं ऑर्डर शीट दिखाऊं आपको ओरिजिनल, ये रही ओरिजिनल ऑर्डर शीट। जब ये मामला लेटेस्ट हुआ था ना, ये रही ओरिजिनल ऑर्डर शीट भाई। अजमेर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मामला चल रहा है, ये उसके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अपनी ओरिजिनल कॉपी है। पूरी की पूरी कॉपी आप पढ़ोगे, जो मैंने आपको फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस बताए हैं ना, सारे वही आपको नजर में आएंगे। ठीक है, 666A, 353 कैपिटल 2, ये सब मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? तो यहाँ पे क्या बोला गया, ऑर्डर शीट को भी एक बार ही देख लेते हैं। प्रेजेंट एफिडेविट सबमिट इन रिस्पॉन्स, जो एक्यूज ने अपना फाइल करा था। ठीक है, 223 के लिए मैंने आपको बता रखा है ना, सेक्शन नंबर 223 की धारा होती है कि नोटिस इशू करा जाता है एक्यूज पर्सन को बिफोर एक्सेप्टिंग द कंप्लेंट मेड बाय द कंप्लेनेंट, तो इट इज मैंडेटरी। ठीक है, बस ये यूट्यूब वीडियो का लिंक था जो शेयर करा हुआ है। ठीक है, आई होप, पता नहीं है, शायद डिलीट ना कर दियो, एक बार आप लोग चेक भी कर सकते हो, डिलीट करी है नहीं करी है, आई डोंट नो। ठीक है जी, तो कोर्ट ने अपना एक्चुअल में फाइनली यही बात मानी। तो आपका क्या मानना है, एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर, चैट बॉक्स के अंदर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और आपका क्या मानना है एक बार जरूर बताना। और अगर आप में से कोई जो वीडियो के अंदर जो व्यूअर है वो अगर देख रहे हैं कि वो अगर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो 20th टाइम होने वाला है, अभी इसकी नोटिफिकेशन आउट नहीं हुई है, बट कभी भी हो सकती है, तो अगर आप में उनमें से हो जो तैयारी कर रहे हो, तो 29 जुलाई से हमारा बैच शुरू हो रहा है। ठीक है, 29 जुलाई से हमारा बैच शुरू हो रहा है, डेली 9 बजे पूरा का पूरा कंप्लीट AIB 20 का बैच रहेगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपको क्लासेस मिलेगी। आपको BNS, BNSS, BSA और जो पूरा का पूरा सिलेबस है AIB 20 का, वो पूरा कराया जाएगा, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी।
तो अगर आप हो इच्छुक तो आप लोग अपना स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक्स सारे अवेलेबल होंगे। आप आईफोन यूजर हो तो वहां पे भी, एंड्रॉइड यूजर हो वहां पे भी, लैपटॉप यूजर हो वहां पे भी, टैबलेट यूजर हो वहां पे भी, तो हर जगह ये एप्लीकेशन अवेलेबल है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, बस उस पर क्लिक करो, डाउनलोड करो, बैच वहां पे शो होगा और उसमें एनरोल्ड हो जाओ। दैट्स इट। 29 जुलाई हम मिलते हैं और आपका क्या मानना है वीडियो को देखने के बाद मुझे जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।